That's okay. हाइड्रोजन आगे लिखेगा इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन मॉलिक्यूल कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम of one molecule and hydrogen of other molecule with same or different type. With same or different type. ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ध्यान दो, जैसे ये ROH है, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये दूसरा एल्कोहल ले रहे हैं लोग, ये ROH, ये माइनस, ये प्लस, इधर हमको सेम मॉलिक्यूल है भैया, और ये ध्यान देना बेटा ROH, ये माइनस, ये यहाँ पर वाटर में आपने डाल दिया है, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ध्यान दो, ये एल्कोहल एल्कोहल सेम मॉलिक्यूल हो गया, एल्कोहल वाटर डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गया। भैया देखना बेटा, ये जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया, ये अमोनिया हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, यहाँ पर इधर हम ये और देखना होगा,
ये दो बॉन्ड बने हैं, देख लें बेटा, देख लो, इसमें ये गलत है, ये सही है। ये जेब का दो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। आपको गलत कहीं किसी एंगल से लग नहीं रहा होगा जी सर। फिर गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि यहाँ पर देखना, ये एफ है, ये एफ है, नजदीक है, यहाँ पर क्लोजर, हेंस मोर रिपल्सन। लेस स्टेबिलिटी, नजदीक है। और ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर चाहे जहां पे देखोगे दो एक दूर होंगे, देख लो, और इसमें चाहे जहां पे देखोगे दो एक नजदीक होंगे, देख लो। तो यहाँ पर अपार्ट, अपार्ट का मतलब दूर, अपार्ट, लेस रिपल्सन। अब अपार्ट का मतलब दूर है, हिंदी में दूर लिख लेंगे, ठीक है, सो मोर स्टेबिलिटी। तो कोई भी स्ट्रक्चर उस रूप में रहना चाहेगा जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी मिले या कम? ज़्यादा स्टेबल, ठीक है जी सर। यहाँ पर बताना भूल गए, ये बार एंगल कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। कितना जाएगा? 140 डिग्री। ये 1.55 एंगस्ट्रॉम, ये 0.99 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ठीक है, ये 0.99 एंगस्ट्रॉम होगा, ये 1.55 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है जी। ये होता है। FCL BRI में FCL BRI मतलब हाइड्रोजन अलग अलग सर। हाँ, इसमें सर बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक किसकी है? Cl2 कैसे सर कितने समझ? तो उसको रखना, उसमें समझना क्या है। ये बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, तो बॉन्ड लेंथ तो सबसे छोटा F का है, उसकी होना चाहिए था, लेकिन रिपल्सन हो जाता है, साइड छोटी इलेक्ट्रॉन का आउट ज्यादा है, तो रिपल्सन ज्यादा हुआ लिखा है, रखना होता है। मिटा दो क्या इसको? लिखिए इसको, चलो मिटा दो। आगे लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट, पहला ऑन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इट इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेगा सर? बढ़ाएगा। मिटा दिया इसको, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेगा बेटा? बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना, जैसे H2S, H2SE, H2PE, H2O, ये बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बन रहा है। ध्यान देना, ये ध्यान देना बेटा, ऊपर ऑप्शन देखो, ऑप्शन में फेडिंग सबसे ऊपर है ना, जी सर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होना चाहिए था। अच्छा, अभी पढ़ाएंगे आपको वाटर वाल फोर्स वगैरह आज पढ़ाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से वाटर वाल फोर्स बढ़ता है, वाटर वाल फोर्स बढ़ने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, देखो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, जिससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बढ़ रहा है। तो वाटर का सबसे कम है, तो फिर ज्यादा क्यों लिख रहे हो? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बचा है बेटा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर एक करता अमोनिया पॉलीफेमरी में PH3 ASH3 SBH3
NH3 ये ध्यान रखना बेटा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड देख लेना बेटा यहाँ पर ध्यान देखो बॉइलिंग पॉइंट लिखे मेल्टिंग नहीं लिखे हैं बॉइलिंग पॉइंट में अगर देखो मेल्टिंग पॉइंट में करते हैं तो pH3 NH3 ASH3 SPH3 मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा जितना बॉइलिंग पॉइंट देख लो ये ड्यू टू हाइड्रोजन दोनों जगह तो कार्बन भैया इधर देखो HCl HBr ये चाहिए देखना बेटा HF ये बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर HCl HBr HF ये चाहिए मेल्टिंग पॉइंट अब रटोगे कैसे भैया देखो पहले समझ लो फिर रटोगे कैसे पहले समझ लो फिर ध्यान देना ये तीनों फैमिली में ऑक्सीजन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली और हाइड्रोजन फैमिली में अगर बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो सबसे नीचे रहेगा तीनों बॉइलिंग पॉइंट सबसे नीचे रहेगा समस्या खत्म बात आई किसकी मेल्टिंग पॉइंट में देखना बेटा वाट ऑक्सीजन वाली फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे नीचे है ठीक है तो रखना कहां है दो जगह पे मेल्टिंग पॉइंट ये जेब का आएगा तो एक स्टेप ऊपर हो जाएगा और अमोनिया का आएगा तो दो स्टेप ऐसे याद कर लेना बॉइलिंग पॉइंट में सभी नीचे हैं सबसे नीचे मतलब सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ठीक है मेल्टिंग पॉइंट में ऑक्सीजन है तो सबसे नीचे है फ्लोरीन है तो एक स्टेप ऊपर है और अमोनिया है तो दो स्टेप ऊपर है ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते अच्छा ध्यान देना ज्यादातर मेल्टिंग पॉइंट इसमें पूछता है या बॉइलिंग पॉइंट में तो ऐसे पूछता है मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट करके HCl मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा अच्छा एक और चीज ध्यान देना जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है इस लाइन को मिटा सकते हैं ऑक्सीजन वाली लाइन को मिटा सकते हैं देखना बेटा ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है ध्यान देना बेटा जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है CH4 है SiH4 है नीचे वो GeH4 है SnH4 है ये ध्यान देना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है कारण पूछा जाए तो एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस van der Waals force increases so van der Waals force increases ध्यान रखना इधर हम लोग अभी इसको पढ़ा अभी इसके बाद नंबर van der Waals फोर्स का याद खत्म हो जाएगा ठीक है तो ध्यान दो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का कांसेप्ट नहीं है और मॉलिक्यूल क्या है कोवैलेंट तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा ठीक है तो ये अगर लिखनी हो तो आगे बात करें इसको मिटा दें इसको मिटाना है मिटा दें इधर को भैया मिटाएं चलो अब चलो देखते हैं नहीं लिखते इतना बार बोल रहे मिटाएं मिटाएं आप एक बार में नहीं बोल रहे हो नहीं सर चलो देखा जाए इधर लिखना इधर लिखना बेटा H2S गैस H2O लिक्विड है पूछा जाता है वाई
क्यों? तो आप यहाँ कहेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ऐसा एक जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गए सब लिक्विड हो जाएंगे, मोस्टली लिक्विड होंगे। ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन। ये एक अगला पॉइंट हो गया। यहां पर ध्यान दो KHF2 is formed due to hydrogen bond in HF, but भैया KHX2 X क्या है? हेलोजन ClBrI not formed as hydrogen bond is absent, बोलना, in HCl। ध्यान रखना इधर को HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसलिए KHCl2 नहीं बनेगा, KHBr2 नहीं बनेगा, KHI2 क्यों भैया? HCl HBr HI में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसलिए KHF2 बनता है। ऊपर वाला लाइन पढ़ा है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन KHF2 टूटता कैसे है? KHF2 डिसोसिएट एज K प्लस HF2 माइनस। ये एक अगला क्वेश्चन हो गया। इसको बताते हैं। अगला सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन is due to hydrogen bonding। in DNA and RNA, two nitrogenous bases, are attached due to beta या विद हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, विद हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लोग इधर है दो एडेनिन और थाइमिन, दो बार ग्वानिन तीन बार साइटोसिन और साइटोसिन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पर भैया 3 ये डीएनए में आरएनए में क्या होगा? इन आरएनए बोलना थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल यूरासिल। एडेनिन यूरासिल यू है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। मिटा दे इसको। यस चलो भैया इसको
अगले टर्म दिस नहीं लगता है। चलो यहां पर वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा या वाटर का? आइस हल्का हाँ वाटर का आइस होता है। वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वाटर। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। आप एक गिलास में पानी रखो, गिरा दो गिर जाएगा, लेकिन वही पानी जमा दो नहीं गिरी। और फिर गिराओ गिरेगा? क्यों? क्योंकि एक्सपेंड कर गया, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है? क्यों? ड्यू टू इट्स के लाइक स्ट्रक्चर, which is in turn due to हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्यों वॉल्यूम का आइस ज्यादा होता है? इसके केक लाइक स्ट्रक्चर के कारण। और केक लाइक स्ट्रक्चर क्यों पाया जाता है भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। यहां पर समझिएगा, इधर कई क्वेश्चन हैं। आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? कितने भैया? आइस में 4 चार। एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ता है? एक ऑक्सीजन इसको बताते हैं इस लाइन को। यस यहां पर देखिएगा, ठीक है? तो देखो यहां पर ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 1 एंगस्ट्रॉम है और ये 1.76 एंगस्ट्रॉम है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं और मोस्टली आंसर 4 ही आएगा। मोस्टली आंसर क्या आएगा? 4। ये 10 नहीं है, ये 1.0 है। इन आइस one water molecule is attached with 4 water molecules. ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 से 1 वाटर फॉर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 ऑक्सीजन is attached with proton 4 hydrogen, 2 covalent bond, 2 covalent bond। इधर देखो, इसके आगे चल लेते हैं, ब्रैकेट पे है, एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर रखा, इधर ध्यान दो, एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन जुड़ा, 1 2 3 4, जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और 2 कोवैलेंट बॉन्ड है। मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री ऑफ वाटर
at 4 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस। डायग्राम बता दें क्या? अगर एक ग्राफ बनाए ऐसे, ये टेम्परेचर और ये डेंसिटी करते हैं, ये यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये टेम्परेचर। ठीक भैया, देखो तो 0 से 4 तक बढ़ा, फिर उसके बाद क्या होगा, कटने लगे। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि HF का हाइड्रोजन बॉन्ड H2O से स्ट्रांग है, फिर HF का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम क्यों है, तो क्या बताना पसंद करेंगे आप लोग? कौन इधर निकाय ऊपर भैया? H2 ज्यादा मिलके बना लेता मालिक। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ of HF more than why boiling point of H2O more than HF? क्या करेंगे? As water forms 4 hydrogen bonds per molecule, while HF forms 2 hydrogen bonds। ध्यान रखना, HF पर वाटर मॉलिक्यूल कितना बनाएगा? 2, जबकि H2O कितना बनाएगा? इसको डालें क्या नीचे को, तो H2O कितना बनाएगा? 4 और HF कितना बनाएगा? 2। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो ज्यादा स्ट्रांग है HF का, लेकिन जब 4 और 2 का अंतर आ जाएगा तो फिर 4 बड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। भले वो थोड़ा सा वीक है, लेकिन अगर 4 मिल जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? इन दोनों ज्यादा हो जाएगा। हमने आपको क्या पढ़ा दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ा दिया। अब बेटा इसको डालें क्या? वान डर वाल फोर्स। वान डर वाल फोर्स, इसको कई बार हम लोग डिस्पर्सिव फोर्स बोलते हैं और कई बार लंदन फोर्स बोलते हैं। यहां पर ध्यान रखना, जैसे देखो ये एक आयोडीन मॉलिक्यूल है भैया, आयोडीन मॉलिक्यूल है, यहां पर भी एक आयोडीन मॉलिक्यूल है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होगा, गोल गोल घूम रहा होगा, तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है भैया। एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे के एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ध्यान रखना बेटा, जब अच्छा अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसे एक आयोडीन ऐसे पकड़ के रख दिया जाए केवल एक मॉलिक्यूल, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो होगा क्या? जैसे ये मॉलिक्यूल इसके नजदीक आया या इसके नजदीक आया, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन
एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ध्यान देना बेटा। अब जैसे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों बराबर ताकत लगा रहे हैं। हो सकता है कि किसी एक साइड से रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगे और दूसरी साइड से क्या लगे, कम लगे। ऐसा हो सकता है, एक साइड से ज्यादा लगे और दूसरी साइड से क्या लगे, कम लगे। तो मान लो ये जो है इसको ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, तो फिर होगा क्या, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सिमेट्रिकली आप मूव कर रहा था, आप क्या देखेंगे, ये डिस्टार्ट कर जाएगा। जो सिमेट्रिकली मूव कर रहा था क्या कर जाएगा, डिस्टार्ट कर जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा यहाँ पर बेटा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे डिस्टार्ट कर गया। तो डिस्टार्ट कर गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया, तो ये पॉजिटिव पोल हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव पोल हो गया। तो ये हो गया पॉजिटिव पोल और ये हो गया बेटा नेगेटिव पोल। तो अब तो अभी तक तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, और अब ये क्या कर रहा है, जब डिस्चार्ज हो गया तो इसका जो पॉजिटिव पोल है ये खुद ही इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होने लगेगा ऐसे, तो अब आप ध्यान देंगे कि फिर से इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुआ, बढ़ गया ना, और इधर क्या हुआ, घट गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव पोल और यहाँ पर फिर क्या आ गया, नेगेटिव पोल। अब ध्यान देना बेटा, तो ये इस पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के बीच में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाया जाएगा, और इसी वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को आप क्या कह रहे हो, वांडर वाल फोर्स कह रहे हो। क्या कह रहे हो, वांडर वाल फोर्स कह रहे हो। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, जिसको आप क्या कर रहे हैं, वांडर वाल फोर्स कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आप, अच्छा ये, हाँ एक और चीज बता दें, ये टेम्पोररी डायपोल है, परमानेंट नहीं है। हमने आपसे कहां से बात अपनी शुरू की कि अगर इधर से रिपल्सन इस पर ज्यादा लगने लगे तो एक साइड में, मतलब एक बार में मान लो इधर से रिपल्सिव फोर्स पर ज्यादा लगा, तो ये कंडीशन दिख रही है। अगली बार से इधर वाला ज्यादा रिपल करने लगा, तो ये पूरी कंडीशन क्या कर जाएगी, रिवर्स कर जाएगी। तो ये मूवमेंट का मतलब होता है तत्क्षण, तात्कालिक। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, वी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ये वर्ड खत्म नहीं हुआ उधर से, ठीक है। इन बिटवीन बोलो बेटा, इन बिटवीन मोमेंट्री डायपोल, मोमेंट्री डायपोल is known as van der Waal force, is known as van der Waal force। इसको क्या है क्या, अब आप देखिएगा इधर, इधर देखना बेटा, यहाँ पर आपको बताओ हमें, ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है ये, और ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्चार्ज होने की पॉसिबिलिटी कहां ज्यादा, इसको ऐसे खींच दे हल्का सा, बड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ डिस्चार्ज होने की संभावना ज्यादा है या ऊपर वाले में, बड़े वाले में। ठीक है, क्यों बड़े वाले में ज्यादा है, एक तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच दूरी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, कम अट्रैक्ट कर पाएगा। तो कोई पुश करना चाहे तो आराम से कर देगा। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो अगर बगल वाला मॉलिक्यूल हल्का सा पुश कर रहा है तो उतना आसानी से डिस्चार्ज नहीं होगा, एक चीज। और दूसरी चीज बेटा, जब साइज बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ज्यादा होगा।
इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो प्रोटॉन ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, एटॉमिक मास ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है। तो अगर वान डेर वाल्स फोर्स इधर ऊपर क्या रहना, वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा नहीं है, बस दो वर्ड में है, किस पर डिपेंड करेगा, तो यह वान डेर वाल्स फोर्स डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पर और डिपेंड करेगा साइज और सरफेस एरिया पर। ध्यान रखना, ये साइज या सरफेस एरिया लोग कब देखेंगे, इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम, मॉलिक्यूलर मास इज सेम, ध्यान रखना। अच्छा, ये दो मतलब ये वान डेर वाल्स फोर्स इन दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। और अब आप हमें बता सकते हो वान डेर वाल्स फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भले वो वीक है तो कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पे क्या होगा, कम होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल किस स्टेट में, फिजिकल स्टेट में रहना चाहेगा, गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में, ज्यादा है अट्रैक्शन तो किसमें, सॉलिड में, कम है लिक्विड और कम है गैस। तो इसका मतलब कि जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, डिसाइड स्ट्रेंथ, फिजिकल स्टेट को बताएगा और डायरेक्टली क्वेश्चन होगा मेल्टिंग पॉइंट के, डायरेक्टली क्वेश्चन होगा बॉइलिंग पॉइंट के। लिख लो फिर चर्चा करें थोड़ा सा। भैया ये सुन रहे हैं क्या? चलो अब आप बताओ, इधर देखो, आपको बताओगे मैं, देखना F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, देख लो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। अब ये दोनों जो है ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा क्यों है तो बताने में कोई दिक्कत होगी, बताने में दिक्कत होगी नहीं भाई, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, सो वान डेर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस, ड्यू टू व्हिच फिजिकल स्टेट, बोलो भैया, चेंजेस, कहां से शुरू हुई थी, फ्रॉम गैस टू सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट गैस से किसमें बदल गई, सॉलिड में। अब अगर आपसे यहाँ पर कोई कहे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, आप कहेंगे हाँ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, हाँ क्यों, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है। इधर आ लो, इधर आना है, इसको डालें क्या आप बताएंगे। इधर देखो, नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है, क्यों है बता पाएंगे, बिल्कुल क्यों है, मॉलिक्यूलर मास कम है, वान डेर वाल्स फोर्स कम है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ तक हमारी आपकी बात हो चुकी है। अच्छा, आप लोग हमें बताओगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, which has maximum boiling point, ये n पेंटेन
आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ए हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे ही। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए एरिया सरफेस। क्या होगा बेटा? अब ध्यान दो, सबका मॉलिक्यूलर मास, सब में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। इसमें 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर मास तो सबका सेम है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर सबका सेम है तो कौन सा पॉइंट कंसीडर करोगे? साइज, आर, सरफेस एरिया। तो वैसे जैसे आपको ऊपर बताया था कि आप हाथ फैला के खड़े हो, हाथ बटोर लिए हो, ये हाथ बटोर लिया है, ठीक है, ये देखो गोला हो गया है और ये लाइन, ठीक है। तो यहां पर सरफेस एरिया डिक्रीज कर रही है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सो बोलो बेटा, डीपी डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, एमपी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अगर आपका अच्छा, कई बार ऐसे पूछता है व्हाई नियोपेंटेन हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एमंग नॉर्मल आइसो एंड नियो। तो इन तीनों में क्यों मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है? ड्यू टू सरफेस हैविंग एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया। इसको डन कर, चलो तो ये भी हो गया। यहाँ पर आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो वहाँ पर जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी एक ही लेक्चर में पढ़ा देंगे, अलग अलग चैप्टर में नहीं, एक ही लेक्चर में बता देंगे। और वहाँ पर तब बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कोवैलेंट है। अगर मॉलिक्यूल कोवैलेंट है, ध्यान रखिए बेटा, तो हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिजिकल स्टेट 3 फैक्टर से डिसाइड करेंगे। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड से, फिर पोलरिटी से, और फिर वाटर वॉल फोर्स से। ध्यान दो, ये स्ट्रेंथ है, ये क्या बेटा? स्ट्रेंथ। तो अगर मान लो एक मॉलिक्यूल ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, यहां पर एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरे में पोलरिटी है और तीसरे में क्या है? वाटर वॉल फोर्स है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट का क्रम क्या होगा, तो A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C। किसका अर्थ है ये? बॉइलिंग पॉइंट का और मेल्टिंग पॉइंट का भी। लेकिन शर्त है कि मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत अंतर हो। अब A कौन सा मॉलिक्यूल है नहीं मालूम, B कौन सा मॉलिक्यूल है नहीं मालूम, C कौन सा मॉलिक्यूल है नहीं मालूम, लेकिन मालूम है कि A जो भी है उसमें क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। B जो भी है उसमें पोलरिटी है, C जो भी है उसमें क्या है? वाटर वॉल फोर्स है। तो चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो रखेगा वो स्ट्रांग बॉन्ड होगा कंपैरेटिवली, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसी ग्राउंड पे हम आपको पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन तब शुरू होगा जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो इसी के साथ केमिकल बॉन्ड भी खत्म हुआ। तो अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बता दें, कुछ पूछना हो तो। चलो तो क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री थोड़ा शुरू कर रहे हैं सर जी। सर ये मोटी में हम वो नहीं समझ पाते सही से, पाई कहाँ पर लगता है? वो स्टार वाला। हाँ, ये मोटी में हम पाई स्टार वाला कब लगता है? कभी तो उसको तो रटना है, लगता क्या उसमें? डायग्राम बनाए थे जी सर, वहाँ पर डायग्राम बनाए तो डायग्राम रटे हैं तो फिर रटे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से याद है उतना अच्छे से, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही तो है। इसमें समझना पड़ेगा, इसको रटो तो फिर आ जाएगा, नहीं रटोगे तो फिर तो उसमें समझने से कोई बात ही नहीं। यहाँ पर ये 1s 2s 2p 1s 2s 2p, ये सिग्मा 1s2, अब इसके बाद सिग्मा स्टार 1s2 आएगा।
सिग्मा 2h2 सिग्मा स्टार 2h2। अभी पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz। अब इसके बाद स्टार शुरू हो जाएगा, पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 सिग्मा स्टार 2pz। इसको तो रटना पड़ेगा ना। जी सर। तो क्या इसमें नहीं चलता है? तो ये क्वेश्चन आया है उसमें जो भेजे थे ग्रुप में, इसमें टाइम लगता है हमको। तो उसको रटना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तब बनेगा। ठीक है, अब ये सोचो कि एक बार ऐसे पढ़ लिया ऐसे तुरंत बन जाए तो इसीलिए कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फ्लुएंसी बढ़ेगी उसमें। जी सर। और कोई डाउट? भैया चलो 5 मिनट बच रहा है, इसमें क्या शुरू करें आज नया टॉपिक। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है भैया, तो कोऑर्डिनेट और आपको जब तक कोऑर्डिनेट चल रहा है, आज वो फोटो कॉपी करा लिए हैं सर। ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो भेजे हैं वो करा लिए हैं फोटो कॉपी। उसमें आप देखेंगे बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जैसे जो प्रैक्टिकल में है उसमें बहुत सारा चीज़ ऑर्गेनिक का भी है। ऑर्गेनिक तो पढ़ा है नहीं, तो इनऑर्गेनिक वाला तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। 5-6 लेक्चर लगेगा। ठीक है, और फिर उसको आप लोग जब तक कोऑर्डिनेट चल रहा है तब तक पढ़ते रहिएगा। अगर आपको लगेगा कि अब इसको बताने की ज़रूरत है तो बता देंगे, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा शुरू करेंगे उसके बाद फिर बता देंगे। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों पढ़ लोगे तो आपको फिर वो टाइम नहीं लगेगा एकदम समझाने में। ठीक है, अभी इसे इसलिए बांट दे रहे हैं जैसे एक दिन में अगर आप चाहोगे कि एक दिन में कितना मेहनत करके रटोगे, 2 दिन में रटोगे तो याद होने वाली चीज़ नहीं है। तो और इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा रटिएगा। जैसे मान लो एक 2 पेज, और जो पढ़िएगा वो लिख के पढ़िएगा, जो पढ़िएगा वो लिख के पढ़िएगा। अगर कहीं दिक्कत हो रही तो हम जैसे आपको एक आध दिन हल्का सा 5 मिनट में 10 मिनट में एक आइडिया दे देंगे कैसे ऐसे लिखना है। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि जो फोटो कॉपी है वो आप धीरे धीरे लिख के प्रयास करिएगा और अपने आपका एक नोट्स बन जाएगी आपकी, तो आपका हैंड रिटन हो जाएगा। तो अपने हैंड रिटन में जो पढ़ोगे वो ज़्यादा समझ में आएगा। जी सर, बात सुना ना, और उसी बहाने धीरे धीरे याद हो जाएगा और फिर बाद में उसको हम समझा देंगे। तो धीरे धीरे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री शुरू करते हैं। आज डेट क्या है? 17 है। चलो इस महीने में कम से कम 2 टॉपिक और कवर कर लिया जाए। ठीक है, कोऑर्डिनेट बहुत हरा लंबा चैप्टर तो है लेकिन केमिकल बॉन्ड इतना लंबा नहीं है। ठीक है, दिल्ली चल। सर उसका नोट्स बेटा तुम्हें वो हिंदी किताब जो हम कह रहे थे के.एन. शर्मा की दिख नहीं रही हमारे पास। बाकी बहुत हिंदी मीडियम की हैं लेकिन दूसरे भी। अच्छा, इंग्लिश दे देते हैं। चलो फिर इंग्लिश दे देते हैं। इंग्लिश की तो है।